हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज हमें आज़ादी मिले 78 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन इसके पीछे की संघर्ष की कहानी बहुत लंबी है। और इस संघर्ष की कहानी में जो एक इम्पॉर्टेंट पहलू है वो है इंडियन सिनेमा। भारतीय सिनेमा ने जहां एक और नया दौर जो कि 1957 में आई थी और उपकार जो कि 1967 में आई थी, ऐसी फिल्मों को देखकर आज़ादी के बाद के ट्रांजिशन को स्मूथ बनाने में और उसके मायने समझाने में मदद की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1947 में हमें मिली आज़ादी से पहले भी फिल्मों का आज़ादी की इस आग को, उस जुनून को हमारी रग रग में भरने में भी बड़ा योगदान रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जोश भरे भाषणों की ही तरह प्री इंडिपेंडेंस एरा में बनी कई फिल्मों ने ना सिर्फ लोगों को आज़ादी के मायने समझाए थे, बल्कि उन्हें आज़ादी के लिए चल रही लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए भी इंस्पायर किया था। तो चलिए आज इस वीडियो के जरिए ये जानते हैं कि आखिर कैसे इंडियन सिनेमा ने ब्रिटिश रूल को चैलेंज करने का काम किया था और नेशनल मूवमेंट को मजबूती दी थी। वैसे तो देखिए, जो भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र, जिसे फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के ने बनाया था। लेकिन इससे पहले से भी थिएटर्स या नुक्कड़ नाटक हम भारतीयों के लिए वो मीडियम्स थे जिनके जरिए बातों का, विचारों का आदान प्रदान किया जाता था। इंटरेस्टिंग फैक्ट, 1872 में गिरीश चंद्र घोष द्वारा बनाया गया नाटक सदाबहार एकादशी, जो कि दीन बंधु मित्र की उपन्यास नील दर्पण से प्रेरित था, उसमें नील की खेती के नाम पर ब्रिटिशर्स द्वारा हम पर किए जा रहे तमाम अत्याचारों को दिखाया गया था। और ठीक इसी तरह रीजन वाइज तमाम थिएटर्स अपनी अपनी भाषाओं में लोगों के अंदर आज़ादी का बीज पिरो रहे थे। और आप मानेंगे नहीं कि वहाँ से ही स्वाधीनता संग्राम की ज्वाला लोगों में भड़कना शुरू हो गई थी। अब जब अंग्रेज़ों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने, जाहिर सी बात है, 1876 में ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट को लागू कर इन पर लगाम लगाने की कोशिश की। लेकिन अब तो चिंगारी दम भरने लगी थी और आग में बदलने लगी थी, जिसे बुझाना वॉज नॉट एट ऑल ईजी टास्क। वहीं साल 1901 आते आते इन थिएटर्स और ड्रामास की ताकत इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ मेंबर्स को भी होने लगी थी। इनमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे अनेक लीडर्स भी शामिल थे। उन्होंने थिएटर्स ऑन व्हील जैसे कंसेप्ट का इजाद किया और गांव-गांव में इसके जरिए आज़ादी के सही मायने को पहुंचाया। अब ये कंसेप्ट इतना ज़्यादा हिट साबित हुआ कि इन थिएटर्स के जरिए राजनीतिक, सामाजिक और साथ ही धार्मिक चेतना का मानो सैलाब सा आ गया। तमाम लीडर्स और थिएटर आर्टिस्ट के सपोर्ट के जरिए सड़क और नुक्कड़ों पर किए जाने वाले नाटक अब 1910 तक बड़े पर्दे पर आ गए थे। अब सवाल ये उठता है कि इसने लोगों को पर्दे के सामने से उठाकर सड़कों तक कैसे पहुंचाया। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। तो अब साल 1920 आया, जब ये मान लो इंडियन सिनेमा में बड़ी क्रांति की पहल होना शुरू हो चुकी थी। इस दौर में कई सारे प्रोडक्शन हाउस खुले, जैसे कि कोहिनूर फिल्म कंपनी और रंजीत मूवी टून। इसलिए 1920 से 1930 के समय को इंडियन सिनेमा का ट्रांसफॉर्मेशन एरा कहा जाता है। और इसी समय में भारतीय सिनेमा को JBH वाडिया, DN संपत और R ज्योति प्रसाद अग्रवाल जैसे बेहतरीन डायरेक्टर्स मिले। इन लोगों ने फिल्मों के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। अब कोहिनूर फिल्म की शुरुआत DN संपत ने 1918 में की थी। 1920 से 1930 के बीच इस फिल्म कंपनी ने 98 फिल्म्स बनाई, लेकिन असली रिवॉल्यूशन लाई थी 1921 में आई फिल्म भक्त विधुर। इस फिल्म के चलते डायरेक्टर कानजी भाई राठौर, डायरेक्टर और एक्टर DN संपत और साथ ही कोहिनूर फिल्म्स ने इतिहास के पन्नों में अलग जगह बना ली। दरअसल 1919 में आए रोल इट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन जोरों पर था और तभी शुरू हुए नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट के चलते महात्मा गांधी एक नए लीडर के रूप में उभर कर आए थे। और उस समय देश की आम जनता से लेकर अंग्रेजी दफ्तरों तक हर जगह इस धोतीधारी इंसान के ही चर्चे थे। कोई उन्हें संत कह रहा था तो कोई धोती वाला फकीर। और 1921 में आई भक्त विधुर के मुख्य किरदार को निभा रहे DN संपत ने पूरी फिल्म में प्रसिद्ध गांधी टोपी और खद्दर की शर्ट गांधीयन ट्रेडमार्क के रूप में पहनी थी।
और बस इन्हीं फैक्ट्स के चलते इस फिल्म ने उन दिनों लोगों के बीच में मानो सैलाब ला दिया था आज़ादी के संघर्ष का। इसके बाद कराची कोर्ट ने इस फिल्म को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ द्वेष का भाव पैदा करने और राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ने के लिए प्रेरित करने के आरोपों को लगाकर इसे बैन कर दिया था। इसके साथ साथ मद्रास में भी इसे बैन किया गया था। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत द्वारा उठाया गया ये बड़ा कदम भी किसी को रोक नहीं पाया और इसके बाद साल 1932 में आई तूफान मेल, 1934 में आई काला गुलाब और साथ ही 1942 में आई एकता जैसी फिल्मों ने अंग्रेजी हुकूमत की काली करतूतों को जनता के सामने रख दिया था। इन फिल्मों ने देशवासियों को आपस में एकता और भाईचारा रखने का पाठ भी सिखाया था। अगेन इंटरेस्टिंग फैक्ट, JBH वाडिया ने ही 14 अगस्त की रात को जब देश आज़ाद हुआ था उस दौरान की पूरी ऑफिशियल वीडियो शूट की थी। अब इस दौरान जहां कुछ फिल्म मेकर्स भक्त विधुर और त्याग भूमि जैसी मूवीज बना रहे थे जो सीधे तौर पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स भी थे जो उल्टे हाथ से अंग्रेजी हुकूमत के कान पकड़ रही थी। ये मूवीज यूं तो लोगों को एंटरटेन करने के पर्पज से बनाई जा रही थी, लेकिन इनके गीतों के माध्यम से लोगों में देश प्रेम जगाना और देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति का महत्व लोगों को समझाया जाता था। क्योंकि कुछ लीडर्स का ये भी मानना था कि लोगों द्वारा इस तरह गुलाम बने रहने के पीछे का कारण आत्मसम्मान की कमी होना है। और इसका एक और बड़ा कारण ये भी था कि उस वक्त लोगों को ब्लैक और वाइट स्किन में डिफरेंस के चलते बहुत ज़्यादा इन्फीरियर महसूस होने लगा था और लोगों को ऐसा लगता था कि जो सफ़ेद चमड़ी वाले लोग हैं सिर्फ वही अपर क्लास या फिर हाई क्लास वाले तौर तरीक़ों को अपना सकते हैं या फिर वो सुपीरियर हैं और कहीं ना कहीं काली चमड़ी वाले इन्फीरियर हैं। और इसी सोच को बदलने में इन तमाम फिल्मों के गानों ने काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद की और उन्हें उनकी असली वर्थ समझाई। इसी बीच महबूब खान की फिल्म वतन के गाने जहां तू है वही मेरा वतन है और 1941 में आई फिल्म सिकंदर के गाने जीते देश हमारा में साफ शब्दों में ब्रिटिश एम्पायर को चुनौती दी गई थी। वहीं 1940 में आई अशोक कुमार स्टारर फिल्म बंधन कहने को तो एक फैमिली ड्रामा थी, लेकिन इसके गीत चल चल रे नौजवान कहना मेरा मान को लोगों ने खूब पसंद किया था। साथ ही इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आई फिल्म किस्मत के फेमस गाने शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम ना किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। ऐसे गीतों ने हिंदुस्तान के नागरिकों को ये बताया कि आज हिंदुस्तान के वीर जवान जर्मनी और जापान जैसे बड़े देशों से जो मुंह तोड़ मुकाबला कर रहे हैं और वहीं अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो हम भी गुलामी की इन बेड़ियों को आसानी से तोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ये सब स्मूथली हो रहा था। इन मास्टरपीसेस को बनाने वाले हमारे डायरेक्टर्स और इनमें काम करने वाले तमाम एक्टर्स को बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम चल रहा था और ब्रिटिशर्स को इंडियन सोल्जर्स की नीड थी, ऐसे में उन्होंने फिल्मों को जो कि है थोड़ी सी फ्रीडम दे दी और इस फ्रीडम का इस तरीके से फिल्म मेकर्स ने फ़ायदा उठाया कि एक नई क्रांति ला दी। और इसके बाद तो मानिए बैक टू बैक ऐसी फिल्में आई जिन्होंने लोगों के अंदर ना सिर्फ जुनून भरा बल्कि लोगों ने अब ठान लिया था कि अब हमें आज़ादी चाहिए। खैर, देखा आपने, आज हम जिस डेमोक्रेसी को इंजॉय कर रहे हैं उसे पाने के लिए ना जाने कितने लोगों को शहीद होना पड़ा। इनमें से भी सोचिए कुछ की गिनती और नाम तो हमारे पास हैं, लेकिन गुमनाम भी बहुत सारे लोग हैं। और किस तरह सिनेमा ने इस पूरे संघर्ष में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इससे आगे की कहानी यानी कि किस तरह आज़ादी के बाद आई तमाम दिक्कतों का सामना करने के लिए लोगों को प्रेरित करने में सिनेमा ने अपना रोल अदा किया, वो आपको अगर जानना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दिस इज इट फॉर टुडे। हम जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।